एवा डिजिटल के ड्रामा सीरियल सजावार में हम देखते हैं कि किस तरह से मुस्कान की ज़िंदगी दोबारा से स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है। जावियार की शक्ल में एक बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और प्यारा दिल रखने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है। शायद मुस्कान की नेक नियति, वफादारी और उसके माँ बाप की दुआओं का इससे बेहतर सिला उसे कोई और मिल भी नहीं सकता था। जावियार एक निहायत सुलझा हुआ नौजवान है। वो बहुत पढ़ा लिखा और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान है और उसको रिश्तों के दरमियान फ़र्क करना और उसी हिसाब से सबकी इज्जत और रिस्पेक्ट करना खूब आता है। जिस तरह से वो अपनी माँ की गलत बात को गलत कहने का पूरा जोर रखता है और अपनी दादी के साथ बेहद अटैच्ड है। मुस्कान को देखते ही उसके लिए एहतराम का जज्बा उसके दिल में उतर आया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से दो बेहद क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, मदीहा और सुंबल अब एक दूसरे से खिंचाव का शिकार हैं। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, सुंबल उतनी ही ज़्यादा मदीहा से चिढ़ना शुरू हो गई है। उससे हर मामले में कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है और मदीहा भी तो अपनी टांग बस अड़ाती ही रहती है उसके कामों में। अब जैसे कि सुंबल अपने बड़े दिन के लिए खुद अपनी पसंद का लहंगा पसंद करने स्पेशल बाजार गई है और जैसे ही ऑर्डर करने लगती है, उधर से मदीहा की कॉल आ जाती है कि हरगिज़ नहीं, तुम अपनी पसंद का लहंगा पहनने का सोच भी कैसे सकती हो। मैं तुम्हारी नंद हूँ और तुम सब कुछ मेरी मर्जी से करोगी। सुंबल की माँ को इसी चीज़ का डर था कि मदीहा बहुत डोमिनेंट किस्म की लड़की है और वो मदीहा के सामने कुछ और होती है और उसके पीछे कुछ और होती है। इसलिए वो पहले से ही खबरदार करती हैं अपनी बेटी को कि देखो, ससुराल का मामला बड़ा नाजुक होता है। तुम्हें चाहिए कि फ़िलहाल तुम अपनी पसंद को साइड पे रख कर वही करो जो तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं। और सुंबल को तो बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं पुरानी रवायती किस्म की लड़की तो हूँ नहीं। अगर आज मुझे मेरे मामले में कोई टोकेगा तो मैं उसको 100 सुना दूंगी। उधर दोस्तों, दामिया भी बेहद परेशान है क्योंकि शफीक जैसे फारिग और बेगैरत इंसान ने उसका जीना दो भर किया हुआ है। एक तो वो उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस आना स्टार्ट हो गया है, दूसरा वो पता नहीं किस हिसाब से उस पर मलकियत जमाना शुरू कर गया है। जबकि रिसेंटली ही दामिया को पता चलता है कि शफीक तो एक बहुत बड़ा भत्ताखोर है और वो और उसके बदमाश दोस्त मिलकर शरीफ और ईमानदार और मेहनती दुकानदारों से भत्ता वसूल करते हैं। इस तरह के हराम खोर के साथ भला दामिया जैसी मेहनती लड़की का जोड़ भी क्या है। वो अपनी भाभी को साफ कह देती है कि प्लीज़ मुझे इस तरह से आप मत फंसाएं। और शफीक कोई अच्छा इंसान नहीं है, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। वो कोई काम काज नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद कोई और आकर बोझ बन जाए मेरे पर। इस बात पर तो तामिया की भाभी गुस्से में आ जाती है और फौरन अपने शौहर जफर के कान भरती है कि देखो, तुम्हारी बहन ने मुझे बोझ कहा है। मैं कौन सा उसके टुकड़ों पे पल रही हूँ। तुम मेरे वाली वारिस हो, तुम ही मुझे प्रोवाइड करते हो। वो किस हक से मुझ पर रोब जमा रही है। और अगर उसने मेरे इतने लाइक फाइक और कुबरू भाई शफीक को इनकार किया तो मैं फिर उसकी कहीं और भी शादी नहीं होने दूंगी। मैं तो तुम्हें पहले ही मना करती हूँ कि इसको ऑफिस जाने से रोको। ये ज़रूर कहीं ना कहीं चांद चढ़ाएगी और किसी को फंसा कर घर ले आएगी और फिर तुम्हारे सर पे थोप देगी। उधर दोस्तों, मुस्कान बेहद उदास हो जाती है जब उसको पता चलता है कि रज़ा दोबारा से शादी करने का फैसला कर चुका है। उनकी एक कंबाइंड जानने वालों के थ्रू पता चलता है कि रज़ा का बहुत जल्द दोबारा निकाह होने वाला है और ये चीज़ तो उस पूरी फैमिली को निहायत शॉक्ड और उदास कर देती है कि रज़ा की ज़िंदगी में दाखिल होने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सुंबल है जिसने उसके इतने प्यारे होनहार और शरीफ भाई पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था। मुस्कान ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं ये उनकी प्लानिंग तो नहीं थी। यकीनन कोई साजिश थी इनके खिलाफ जो उसको तलाक दिलवा दी गई और फिर रज़ा आराम से सुंबल के साथ अब अपनी नई दुनिया बसाने वाला है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि रज़ा तो अभी तक भी उसके ख्वाबों और ख़यालों में गुम है। उसकी ज़िंदगी उसके कमरे में अभी तक भी सिर्फ़ और सिर्फ मुस्कान और उसकी खुशबुएं बसी हुई हैं।
وہ تو خیالوں میں بھی صرف اور صرف مسکان کو دیکھتا ہے اور کسی طور اس کی خیال سے رہائی نہیں پاتا، بلکہ جیسے ہی وہ اپنی وارڈروب سیٹ کرنے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے جیسے مسکان اس کے ارد گرد ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ کیسے اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنے دل سے نکال لیا، آپ تو کہتے تھے کہ میری جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ تو دوستو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب یہی ہوگا کہ سنبل زبردستی رضا کی زندگی کا حصہ تو بن جائے گی، لیکن کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی جس کو وہ بہت پہلے سے مسکان کو سونپ چکا ہے۔ اس کو یہ دولت کی نمود و نمائش اتنے گھٹیا پن کرنے پر مجبور تو کر چکی ہے، اور وہ رضا کے عالی شان گھر میں بہو بن کر بھی آ جائے گی، لیکن رضا کے دل پر حکمرانی کبھی بھی نہیں کر پائے گی۔ اور پھر جب دولت اس کو مل جائے گی تو پھر اس کو یہ چیز کانٹوں کی طرح چبھے گی کہ وہ اپنے شوہر کی من پسند ہی نہیں ہے، بلکہ زبردستی تھوپی گئی دلہن ہے، کیونکہ رضا تو اس کو پہلے ہی کلیئر کر چکا ہے کہ اسے سنبل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر مدیحہ جل بھن کا شکار ہو چکی ہے کہ کس طرح سے سنبل نے سوچا بھی کہ وہ اس گھر میں آ کر اپنی مرضی کر لے گی اور اپنی شادی پر سارے کپڑے ساری شاپنگ وہ اپنی مرضی سے کر لے گی اور اس سے پوچھنا تک گوارا نہیں کرے گی۔ اس کو تو سنبل کی شکل میں ایک زرخرید غلام ہی نظر آئی تھی جو بس سر جھکا کر اس کے ہر فیصلے پر جی جی کرتی رہے گی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ رضا تو مسکان سے محبت کر کے بس اسی کا ہو گیا تھا اور مدیحہ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اشر اور دامیہ کے درمیان قربتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اشر بہت زیادہ دلچسپی لینے لگ گیا ہے دامیہ کے ویئر اباؤٹ میں، اور اس سے پوچھتا بھی ہے کہ اس دن آپ کے آفس کے باہر کوئی لڑکا جو ملنے آیا تھا، کیا آپ اس سے انگیجڈ ہیں؟ اور دامیہ فوراً انکار کرتی ہے کہ نہیں نہیں، میں تو کہیں بھی انگیج نہیں ہوں، بلکہ وہ تو میری بھابھی کا بھائی ہے اور اسے کوئی کام تھا اس لیے وہ آفس کے باہر مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اشر کو لگتا تو ہے کہ دامیہ کچھ پریشان ہے، لیکن وہ اس کی پرائیویٹ لائف میں گھسنا نہیں چاہتا اور یہی چاہتا ہے کہ کمفرٹیبل ہو کر دامیہ خود اس پر ٹرسٹ کرے۔ مسکان بھی اس کی پسند تو بھانپ چکی ہے اور شرارت کرتی ہے اور اس کو چھیڑتی ہے اپنی امی کے سامنے، لیکن اشر ابھی تک اس فیلنگ کو خود بھی سمجھ نہیں پایا ہے اور وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے، اس لیے اس ٹاپک سے بچتا رہتا ہے۔ جبکہ اس کی امی کافی خوش ہیں کہ اگر اشر کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو ہم تو فوراً اس کو گھر میں دلہن بنا کر لے آئیں گے تاکہ اس گھر میں بھی خوشیاں دوبارہ سے جاگیں۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسکان اور زاویار کی ملاقات ہوتی ہے اور زاویار اس کو اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔